अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बखैर होंगे। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका ब्रॉड क्लास में। काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ हैं बड़े ख़ास मेहमान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से हैं। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अनस साहब, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ करा दें। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अनस है। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पाकिस्तान मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर ज़्यादा आपको शहर के बारे में बताऊँ तो मुल्तान का जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको मालूम ही होगा, लाहौर के थोड़ा सा फासले पर एक शहर है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो खैर हम बात करते हैं टर्की ब्रुसलारी के बारे में। तो ज़रा थोड़ा सा टर्की ब्रुसलारी के बारे में आप ब्रीफ इंटरव्यू दें। क्या है टर्की ब्रुसलारी और किन स्टूडेंट्स के लिए? टर्की ब्रुसलारी, जिसका दूसरा नाम YTB भी है, ये एक टर्किश गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है जो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके लिए अवेलेबल है। इसके अंदर सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम के लिए सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये एक फुल फंडेड स्कॉलरशिप है जो टर्किश गवर्नमेंट देती है। तो खैर मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी और उम्मीद है कि आपने देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाकर विजिट कीजिए और देखिए। तो मैंने जैसे कहा कि हम इंजीनियरिंग पर फोकस करेंगे, तो इंजीनियरिंग से मुतालिक अगर आप थोड़ा सा बताएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या बाकी कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही सेम क्राइटेरिया है, या इंजीनियरिंग के लिए अलग से कुछ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ और क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं? देखिए, हमारा प्रोग्रेस भी बिल्कुल बाकियों की तरह की ही होता है, लेकिन जो मेडिसिन और मेडिकल वाली साइड होती है उससे ज़रा मुख्तलिफ है। हमने जो हाई स्कूल होता है, जिसको हम पाकिस्तान में हम FSC से बताते हैं, उसको FSC। इंडिया में CBSE वगैरह जो बोर्ड हैं 12th कहलाती है, वही पूरा वही। तो उसमें हमने 75% यानी 75% से अबव हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। 75%। हाँ जी। उसके अलावा कोई खास आप ऐड करना चाहें, कोई खास? उसके अलावा ये कि मैं यहाँ पे बैचलर्स के ऊपर ही फोकस करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही बैचलर्स का ही हूँ। और 21 साल से यानी 21 ईयर से आपकी उम्र कम होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। जबरदस्त। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का क्या है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट? डॉक्यूमेंट्स आपके तो सबसे पहले आपके जो नेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी ID, आपके जितने भी नेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मालूम ही होगा उनके बारे में, जाहिर सी बात है। इसके अलावा अगर एजुकेशन में आते हैं तो आपकी हाई स्कूल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए लाजमी होनी चाहिए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हाई स्कूल जब अनस बोल रहे हैं तो इसका मतलब 10th इंडिया में, क्योंकि मोस्टली 10th को हाई स्कूल कहा जाता है, तो 10th मुराद नहीं है, 12th यानी इंटरमीडिएट मुराद है। हाई स्कूल असल में टर्की में जो बोलते हैं वो 12th स्टैंडर्ड को बोलते हैं। बिल्कुल वही, यानी 12वीं 12th ग्रेड के पास आप यानी आपके यानी 12th ग्रेड के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिग्री भी हो और ट्रांसक्रिप्ट भी हो। ठीक है। और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स? उसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप जो मर्जी ले आए, यानी आपके पास बेशक वो आपने स्कूल के अंदर जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, बेशक वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है या नहीं है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपने किसी डिबेट कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट किया था, आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स ले आए। जितने भी आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप एक स्टूडेंट के अलावा आप कौन हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो उसके मेरे पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं करता था तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं मेरे पास, वो मैंने सब इसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका बना हुआ है पूरा, क्या कहते हैं, बॉक्स, उसको पूरा सबको उसको लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका, थोड़ा सा बताएं। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा। तुर्की ब्रुसलारी की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे अपने ईमेल के ऊपर। वहाँ पे बाकायदा स्टेप बाय स्टेप उनके सारे पूरा प्रोसीजर है। आपने अपनी पहले ID इंफॉर्मेशन सारा अपना फिल करना होता है। इसके अलावा एजुकेशन में आ जाते हैं, हॉबीज वगैरह, अच्छी तरह आपकी पूरी प्रोफाइल वहाँ पे आपने अपने आप को बयान करना है आपने। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप जाकर देखिएगा। और 10 जनवरी से पोर्टल ओपन होगा तो फिर मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो कैसे आप अप्लाई करेंगे इस पर इंशाल्लाह बनाकर। तो अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। तो जैसे मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो क्या सब फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं? यूनिवर्सिटीज का क्या है कि किन यूनिवर्सिटीज में, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं या आपकी चॉइस पर रहता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में टर्की में चाहें उसमें अप्लाई करें? बिल्कुल, ये है कि जहाँ पर आपको नेशनल जिसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कहते हैं वो भी मिलेंगी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी, उसके साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी।
और इनमें ये होता है कि आपको हर कोर्स मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैं मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आया हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वो मैकेनिकल में भी आए हैं, एनवायरमेंटल में भी आए हैं। तो आपको जो सी आपकी टॉप प्रेफरेंस है आप वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने मैकेट्रॉनिक सेलेक्ट की थी, तो मेरे पास एक पूरी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट थी जिसमें से मैं चूज कर सकता था कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर मैकेट्रॉनिक पढ़नी है। ठीक है। और फिर आगे उस यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपसे SAT यानी सेट का स्कोर मांगती है या नहीं मांगती। और बाकी जो ऐसी चीजें होती हैं मिसाल के तौर पे GRE, IELTS या TOEFL, वो भी उस यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड करता है कि वो आपसे लेगी या नहीं। ग्रेट। तो मतलब ये है कि आपके पास काफी सारे ऑप्शंस वहां पर होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे आप मैकेट्रॉनिक में यहाँ पर आए हैं, तो क्या इसके अलावा अदर फील्ड्स में भी हम उसके साथ मतलब ऐड कर सकते हैं कि अगर मैकेट्रॉनिक में आपका नहीं हो सकता है तो आप दूसरे फील्ड में जाना चाहें, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन होता है? बिल्कुल, आपके पास तब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास 12 चॉइसेस होती हैं, 12 प्रेफरेंसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्स के लिए। मिसाल के तौर पे मेरी फर्स्ट 5 प्रेफरेंसेस मैकेट्रॉनिक की थी। उसके बाद मैंने मैकेनिकल के अंदर भी अप्लाई किया कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैंने उसके बाद फिजिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई किया। और भी इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही फील्ड सिलेक्ट कर लिया है तो आप सिर्फ उसमें ही जाएंगे, आप डिफरेंट फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अनस आपने बताया कि 12 यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं, तो 12 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आपके ख्याल से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटीज चूज करनी चाहिए और जिनका जो ये तबे से एफिलेटेड भी हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी खुद रिसर्च सबसे पहले करें। गूगल है, गूगल पर जाकर आप देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा मशहूर है। मिसाल के तौर पे तब मैं अपना काम कर रहा था, अपने अप्लाई कर रहा था, तो यिल्दिज टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैकेट्रॉनिक और इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी भी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी फैकल्टी कौन सी है और फैकल्टी के अंदर कितनी तरक्की हुई है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक लिस्ट बनाएं, गूगल पर जाएं, वहां से सर्च करें, एक पूरी लिस्ट बनाएं और फिर उसको आप तब अप्लाई करने लगेंगे तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट में से आप देखते रहें कि कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है या तब के साथ एफिलिएटेड है या नहीं। तो अच्छा, ये बात हो गई, कोर्स की बात हो गई। लेटर ऑफ इंटेंट, जो कि मैं समझता हूँ कि टर्की ब्रुसलारी को विन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा उसके बारे में बताएं। लेटर ऑफ इंटेंट में क्या बैचलर के लिए और स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? बिल्कुल सही बताया। जो लेटर ऑफ इंटेंट जिसको LOI भी कहते हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज यही है स्कॉलरशिप विन करने के लिए। इसके अंदर आपने अपना तारुफ करवाना होता है और आपने ऐसा तारुफ करवाना होता है जो आपको ये बताए कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए और इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों हैं, आप कौन हैं और आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों अप्लाई कर रहे हैं और हमें आपको इस स्कॉलरशिप क्यों देनी चाहिए। आपने अपना तारुफ ऐसे करवाना है, जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तो मैंने अपने इंजीनियरिंग के लिहाज से बैकग्राउंड शो किया था कि मुझे शुरू से ही कंप्यूटर्स के अंदर रिलेटेड बहुत शौक था। मुझे मैकेनिकल स्टफ के अंदर मैं बहुत पहले से ही यानी इन था, मुझे इन चीज़ों से यानी काफ़ी इंटरेस्ट मुझे लगता था। तो मैं साथ साथ इन चीज़ों के अंदर मैंने चीज़ें मेंशन की थी बाकायदा कि मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस ये वाली आती हैं, इनमें मैंने यानी काम किया हुआ है। ठीक है। और मिसाल के तौर पे मेरा बड़ा भाई भी यानी मैकेनिकल इंजीनियर ही है, तो उसके साथ काफी वक्त मेरा गुजरा है। तो यानी इन्फॉर्मेशन मैंने उसने डाली होनी चाहिए आपके। यानी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और आप अपने लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर दूसरी चीजें बयान कर रहे हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, एप्लीकेशन कमजोर है। आपने अपना तारुफ ऐसे करवाना है कि आप उस चीज के लिए सबसे अच्छे हैं, यानी बेस्ट हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस क्यों होनी चाहिए और टर्की क्यों आ रहे हैं। थोड़ा बिल्कुल वही बताने लगा था कि आपने एंड में ये भी मेंशन करना होता है कि आपने तुर्की क्यों चूज किया। यानी दुनिया के अंदर बहुत बेशुमार मुल्क हैं, पूरा खुला हुआ है, आपने सिर्फ तुर्की के लिए अपनी ये वाली फील्ड क्यों सिलेक्ट की, ये आपने बयान करना है और वैलिड रीजन देने हैं। ये वाला रीजन नहीं कि तुर्की मुझे बहुत पसंद है, जाहिर सी बात है हर कोई ये देता है कि टर्की बड़ी मल्टीकल्चर। बिल्कुल आपने वैलिड रीजन देने हैं जो आपकी यानी स्कॉलरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाए। बिल्कुल जबरदस्त। तो ये सारी यानी लेटर ऑफ इंटेंट बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, टीचर से भी आपको हेल्प लेनी चाहिए और लेटर ऑफ इंटेंट पढ़ने भी चाहिए कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। और मेरे ख्याल से आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के बाद वो तो हैं, 75 नहीं होंगे तो होंगे, लेकिन उसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट बहुत कुछ बताता है कि आप अभी हाल में कैसे हैं। आप कॉपी भी करते हैं तो उसका एक नुकसान फिर इंटरव्यू में आपको, इंटरव्यू से याद आया कि थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताएं लेटर ऑफ इंटेंट से रिलेट करते हुए। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ठीक है उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट में कॉपी कर लिया या किसी अपने सीनियर से या अपने भाई से लिखवा लिया, लेकिन जब वो इंटरव्यू फेस करेंगे तो क्या उसमें
परेशानी होती है? यही मैं बताने लगा था कि सबसे पहले तो आप ये अपने जहन में रखें कि आपने अपनी स्कॉलरशिप, अपनी प्रोफाइल खुद फिल करनी है, आपने किसी और से फिल नहीं करवानी। क्योंकि जो इंटरव्यू होगा वो आपकी पूरी प्रोफाइल में से क्वेश्चन पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लेटर ऑफ इंटेंट से पूछेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने हॉबीज के अंदर एक बात मेंशन की थी और उन्होंने उस हॉबीज में से जो मैंने बात मेंशन की हुई थी उसके रिलेटेड सवाल पूछ लिया। इसी तरह दूसरी चीज जो LOI, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट मैंने पहले भी बताया है, उसमें से वो सवाल पूछेंगे, आपकी पूरी प्रोफाइल में से वो सवाल पूछेंगे। आपके वालिदैन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वो उनका रिलेटेड यानी बैकग्राउंड कैसा था। आपकी जो फैकल्टी है, आपका जो फील्ड है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो इसके बारे में भी 2 या 3 सवाल कर सकते हैं कि आपने यही क्यों चूज किया। इसके अलावा उस फील्ड के रिलेटेड भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मैं बैचलर्स का था, यानी मैंने बैचलर्स अभी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि आपने इसके अंदर इंटरेस्ट अगर आपको इतना है ही, तो आपके बारे में इसके पहले क्या आपने कोई रिसर्च की हुई है इसके बारे में। बिल्कुल ऐसी जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछते, उस फील्ड के रिलेटेड जरा जनरल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ताकि आप उनको ये जाहिर हो जाए कि आपको इस चीज में इंटरेस्ट है और आपने इसके ऊपर काम किया हुआ है पहले का। तो मतलब हमें अपना ये माइंड सेट करना चाहिए कि सिर्फ एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड ही नहीं, आप मतलब मैथ के बारे में बहुत कुछ पढ़कर चले जाएंगे जी, आपसे कुछ ऐसा पूछेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी होगी वो उसी में से पूछेंगे। और सिर्फ एकेडमिक नहीं, बल्कि आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड भी, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी, आपकी जो हॉबीज हैं उनसे रिलेटेड भी, जैसे अनस ने बताया कि उनसे पूछा गया, तो इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो अनस ने आपको बताया है कि आपने हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करना है और उसके बारे में अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेना है। तो यूनिवर्सिटी की बात हुई, थोड़ा सा आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि और अपनी इंजीनियरिंग फैकल्टी के बारे में बताएं, क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन पाकिस्तान और टर्की। मैं फिलहाल मरमरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस्तांबुल के अंदर ही इसके तकरीबन 12 कैंपसेस हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और मैं टेक्नोलॉजी फैकल्टी के अंदर पढ़ रहा हूँ और बहुत डिजिटलाइज फैकल्टी है ये। यानी पाकिस्तान के अंदर इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं हुई जितनी यहाँ पर हुई हुई है। टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ पर। आपकी अगर ऑनलाइन क्लासें हैं तो वो भी बहुत एडवांस्ड हैं। अच्छा अनस, आपने सारी चीज़ों के बारे में लगभग बता दिया, लेटर ऑफ इंटेंट हो, इंटरव्यू हो, डॉक्यूमेंट्स हों और यूनिवर्सिटीज़ हों। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल का जो ये पीरियड है जब आप एजुकेशन लेंगे, तो स्टडी के अलावा आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या यहाँ पर होने वाली हैं, जॉब के लिहाज से या सेल्फ प्रोग्रेस के लिहाज से, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसके अलावा एजुकेशन के अलावा तुर्की एक मल्टीकल्चरल कंट्री, आपको मालूम ही है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए होते हैं, बहुत स्टूडेंट फॉरेनर्स हैं यहाँ पर, आप उनके कल्चर जान सकते हैं, अपना कल्चर उनको बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल के बहुत ऑप्शन है, इस्तांबुल घूम सकते खूबसूरत है बिल्कुल। आप दूसरे सिटीज विजिट करें, आपको जो यूरोप का भी चांस है बिल्कुल। आपको जॉब का कोई चांस है? जॉब बैचलर्स के लिए हमारा ये होता है कि जाता भी आपको यानी तुर्किश बुर्सारी आपको अलाउ नहीं करती, उनके आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। पार्ट टाइम अगर कुछ मतलब बिल्कुल करना चाहें तो जैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, उसमें कोई खर्च नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल एक बार किसी जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये तक अलाउ नहीं करेगा। 24 आवर जैसे आप जॉब रहती है वो 24/7 वो नहीं कर सकते। जी जी। अच्छा ठीक है जी। आप मतलब ये है कि चांसेस हैं, बट जिस तरह से आप अब एज ए स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे तो जॉब की उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन चांसेस हैं फिर भी। एक ये भी है मेरे ख्याल से कि योतेबे उसके अलावा भी कुछ वर्कशॉप या इस तरह से कराता है। बिल्कुल, योतेबे के बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके एजुकेशन से हटकर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जनरल फील्ड्स के अंदर, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा मुझे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर थोड़ा बहुत शौक है, आर्ट साइड में जाना है, बिल्कुल म्यूजिक का शौक उसके लिए लहदा वीकली संडे सैटरडे हमारी क्लासेस हो सकती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपका रिव्यू है ये तेरे बुर्सलारी को, जैसे आप एक एक्सपेक्टेशन होती है पाकिस्तान या इंडिया अपनी किसी कंट्री में रहते हुए कि भाई मुझे टर्की जाकर ये करना है, आप यहाँ आ गए 4-5 महीने हो चुके हैं, तो क्या आपका रिव्यू है सारी चीज़ों को लेकर, हॉस्टल हो, अकोमोडेशन हो, टर्की हो, सिटी हो, एजुकेशन हो, सारी चीज़ों को क्या आप रिव्यू करना चाहेंगे? मेरे लिहाज से तो ये बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। आपको बिल्कुल खर्चा नहीं करना पड़ता, आप बिल्कुल फ्री यहाँ पर आते हैं, फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, फ्री हॉस्टल्स में रहते हैं, फ्री आपको हर चीज़ यहाँ पर फ्री मिलती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हर चीज़ A1 लेवल है, यानी कोई चीज़ आपको यहाँ पे बुरी नहीं मिलने वाली, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। यानी हॉस्टल वगैरह सब बिल्कुल है। हॉस्टल से याद आया कि हमारी वीडियो आई हुई है प्रॉपर,
आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें और विजिट करें और हॉस्टल के ऊपर देखें क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ मिलती हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूँ आउट ऑफ 10 कितने आप देने वाले हैं? मैं तो बिल्कुल इसको 10 ही देने वाला हूँ। आउट ऑफ 10? बिल्कुल, क्या बहुत बात है। जबरदस्त 10 में से 10 भाई आप सोचे हैं, अनस दे रहे हैं 10 में से 10, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और ओवरऑल 10 में से 10 बहुत बड़ी बात है ये मैं अपना जाती पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, कोई एनी सजेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि उनको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए? सजेशन यही है कि जिस चीज़ में आपको शौक है, जिस चीज़ में आपका पैशन है, आप उसी चीज़ में अप्लाई करें। आप बाकी चीज़ें ना देखें, आप उस चीज़ में अप्लाई करें, अपनी प्रोफाइल को उसके रिलेटेड ही बनाएं। जैसे मेरी इंजीनियरिंग के रिलेटेड मेरा शौक था, तो मैंने अपनी प्रोफाइल को इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही बनाया। ये नहीं कि मैं दूसरी चीज़ें उसमें ज़्यादा शो करता रहा, करें वो भी जाहिर सी बात है, लेकिन अपनी प्रोफाइल को इंजीनियरिंग के लिहाज से बिल्ड करें आप। यानी आपका एम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, आप यानी आपका एम ऐसा क्लियर हो कि उनको पता हो कि ये स्टूडेंट इंजीनियरिंग के अंदर कितना शौक रखता है, ये श्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे अनस साहब जिन्होंने इंजीनियरिंग से मुतालिक बहुत सारी अहम मालूमात आपको दी। होप के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो जो अनस की तरफ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिली हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद रहेंगी, हमें इसकी उम्मीद है। और 10 तारीख से जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल हो जाएगी, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो वीडियोस आई हैं, जैसे लास्ट में मैंने बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। फ्यूचर में आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड कि उसके ऊपर कोई हम इंटरव्यू करें या वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह की आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए अब्रॉड क्लास।